वो जो देश का संदेश है, सत्ता का द्वार प्रवेश है, राजनीति के प्रारब्ध की ये भूमि उत्तर प्रदेश है। ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है। बाहुबल की ललकारें यहाँ, वर्गों की हुंकारें यहाँ, बातों में तलवारें यहाँ, जहाँ वोट वोट विशेष है। ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संघर्षों की महागाथा सरकार के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। उत्तर प्रदेश की सत्ता में घात प्रतिघात का दौर बीत चुका था। लगभग 17 साल बाद उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट जनादेश दिया था। मायावती ने मुलायम सिंह यादव को हराकर चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही बड़े बड़े नेताओं की श्रेणी में शामिल हो गई एनडी तिवारी, चंद्रभानु गुप्त, जो 4-4 बार मुख्यमंत्री बने थे। और अब तो आगे वो एक और रिकॉर्ड बनाने वाली थी। 5 साल मुख्यमंत्री रहने का ऐसा कारनामा जो बड़े बड़े नेता कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, वीपी सिंह नहीं कर पाए थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो आज सरकार का 5वां अध्याय हम आपको दिखाने वाले हैं और इस 5वें अध्याय में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग है, अखिलेश यादव का उन्मेष है। बड़े बड़े नेता आए लेकिन 5 साल नहीं टिक पाए। यही समझने के लिए काफी है कि यूपी की राजनीति कितनी उठापटक वाली रही। दिल्ली में नेहरू टिक गए, इंदिरा टिक गई, लेकिन इतने टिकाऊ मजबूत नेता भी अपना एक नेता यूपी में 5 साल नहीं टिका पाए। रिकॉर्ड चला रहा था, लेकिन जनता ने ऐसे वोट डाले कि 2007 में रिकॉर्ड टूटने का संयोग बना। जनता ने मुलायम सिंह यादव मतलब नेताजी का विदाई समारोह कर दिया। नेताजी की विदाई के बाद बहन मायावती, वही मायावती जिन्होंने तिलक, तराजू और तलवार वाला नारा दिया था, लेकिन 2007 में वो नारा अतीत बन गया। मायावती ने पार्टी के चेहरे को झाड़ पोंछकर उसे एक नई पहचान दी। 2007 में मायावती ने दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ साथ तिलक, तराजू और तलवार वालों को भी सम्मान दिया। यानी ब्राह्मण, बनिए और क्षत्रिय सबको साथ ले आई। बस बन गई बात। मैं भारत की प्रभुता और अखंड। राजभवन के आंगन में मायावती का शपथ ग्रहण हुआ। तारीख थी मई महीने की 12, साल था 2007। मायावती की राजनीति के बदलने का इश्तेहार भी उनके शपथ ग्रहण के मंच पर साथ ही नजर आया। माया के पास एक ही नेता बैठे नजर आए, नाम सतीश चंद्र मिश्र। मायावती जिस सोशल इंजीनियरिंग की सीढ़ी पर चढ़कर सरकार तक पहुंची, उसे बनाने वाले सतीश चंद्र मिश्र ही माने जाते हैं। सतीश चंद्र मिश्र यानी बीएसपी के बदले हुए चाल, चेहरे और चरित्र का परिचय पत्र। 2007 के चुनाव में मायावती के हाथी के माथे पर तिलक भी लगा, महादेव का त्रिशूल भी सजा। कभी अगड़ों को कोसने वाली माया को कहना पड़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। तिलक, तराजू और तलवार से एक पूरा जो वोट था वो पोलराइज हुआ है, वो एकजुट हुआ है। वो जो दलित है, पिछड़ा है जो है, वो उनके साथ आया है। लेकिन वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार बनाने के लिए, बहुमत की सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। काशीराम जी के समय जो है दलितों का तो एक बड़ा समूह जो है बीएसपी के साथ जुड़ गया, ओबीसी जातियों का भी समूह जुड़ गया, खास करके गैर यादव ओबीसी जातियों का। लेकिन बाय एंड लार्ज जो मुसलमान थे वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे। देखिए सत्ता की महिमा। बीएसपी भी भगवान में विश्वास दिखाने लगी। भैया 2007 से पहले यही मायावती थी जो ऐलानिया कहती थी बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, लेकिन 2007 के चुनाव में
गुरु काशीराम की रणनीति को भी अपनी पहचान से अलग कर दिया। अब बात होने लगी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जब मैंने मुख्यमंत्री पद का भार संभाल लिया है तो आज मैं बहुजन समाज की मुख्यमंत्री नहीं हूँ, सर्व समाज की मुख्यमंत्री हूँ। 2007 तक मुलायम राज में बाहुबलियों का दबंग रंग ढंग दिखने लगा। मायावती समझ गई कि जनता तो मुलायम की विदाई के लिए तैयार है, बस एक नए चेहरे का इंतजार है। माया ने सही समय पर सही निर्णय लिया और अगड़ी जातियों को साथ लाने के लिए अभियान छेड़ दिया। मायावती ने साल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के तहत 139 सीटों पर सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिया, 114 पिछड़ों और अति पिछड़ों को टिकट दिया, 61 मुसलमान और 89 दलित उम्मीदवार बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे। सवर्णों में सबसे अधिक 86 ब्राह्मण प्रत्याशी बनाए गए और इसके अलावा 36 क्षत्रिय और 17 दूसरी जातियों के सवर्ण उम्मीदवार चुनावी जंग में उतारे गए। जरूरत पड़ी तो मायावती ने ब्राह्मणों को गालियां देने के बजाय सिरहाने बिठाया और ब्राह्मणों सहित अगड़ी जातियों ने मायावती को हाथों हाथ जिताया। दलित मुस्लिम ब्राह्मण का गठजोड़ ऐसा बना कि मायावती की सत्ता बिना किसी जोड़ तोड़ के तैयार हो गई। बहुजन समाज पार्टी के अपने जनाधार जो दलित और ओबीसी जनाधार था, उसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों और ब्राह्मणों को जोड़ने की बड़ी कोशिश की। 1984 के अप्रैल महीने में जब काशीराम ने बीएसपी की बुनियाद रखी तो बहुजन हिताय का नारा दिया था। 20 साल पूरे होते होते माया ने नीति बदली, सवर्णों को साथ लिया, पहली बार सत्ता का मजबूत किला अपने दम पर खड़ा कर लिया। बीएसपी के वोट बैंक में भी भारी इजाफा हुआ। 93 के चुनाव में बीएसपी को 9.41% वोट मिले और 2007 में 30.43। मायावती की पार्टी को 206 सीटों पर जीत हासिल हुई। कि हमारी पार्टी की सरकार हर मामले में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश व खुशहाल प्रदेश बनाने का पूरा प्रयास करें। स्पष्ट बहुमत के कारण मायावती का अपनी सरकार अपनी मर्जी वाला दौर शुरू हो गया। 2005 तक मायावती कई झंझटों में फंसी थी। काशीराम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। काशीराम के परिवार वाले जो मायावती से नाराज थे, उनकी नाराजगी अब जग जाहिर हो रही थी। ताज कॉरिडोर केस में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। लेकिन 2007 आते आते देखिए किस तरीके से किस्मत पलटी। मायावती सर्वशक्तिशाली नेता बन चुकी थी और अब वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और सत्ता से बाहर हुए मुलायम सिंह यादव के ऊपर अपना निशाना केंद्रित करते हुए उनके खिलाफ केस खुलवा दिए। फरवरी के महीने में चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं उन्हें आज मैंने मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही तत्काल प्रभाव से रद्द करके जांच कराने के भी आदेश दे दिए हैं। लेकिन कोई भी जांच राजनीतिक द्वेष की भावना से नहीं कराई जाएगी। आदमी कमजोर रहे तो चुपचाप सहन करता है, ताकत मिले तो पलटवार छोड़िए वार भी करता है। अब तो सरकार अपनी थी तो फिर डर कैसा। मायावती के मन से 1995 के अपमान की फांस निकली नहीं थी। तय था कि इधर मिलेगी पावर, उधर मुलायम सिंह पर होगा वार। एक कैंपेन चला था, मुझे याद पता है, जो जुलाई 2007 के आसपास, जिसमें कि कई हजार एफआईआर पूरे प्रदेश भर में रजिस्टर की गई और कहा गया कि ये कैंपेन इसीलिए चला था कि अभी तक जो मुकदमे कायम नहीं हो रहे थे या जो अपराध रजिस्टर नहीं हो रहे थे उनको रजिस्टर किया जाए। दलित साथ, अगड़े साथ, मुसलमानों का भी समर्थन। 2007 की जीत ऐसी थी कि मायावती रोमांस भरी, जोरदार जनादेश था। अपने हाथ में पूरा प्रदेश था। जैसे चाहो नीति बना, सरकार चला। दलितों की मसीहा जैसे ही सत्ता में आई, प्रदेश के लिए उनका जन्मदिन जलसे वाला दिन बन गया। जगह जगह केक कटे, खूब लुटे, खूब बटे। अब भाई जन्मदिन है तो गिफ्ट भी देना पड़ेगा और जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए पूरी कार्यकर्ताओं की सेना लग जाती है। 15 जनवरी को नाम दिया गया
आर्थिक सहयोग दिवस। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि सांसदों को, विधायकों को, कोऑर्डिनेटरों को, अध्यक्षों को, उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि आप टारगेट दे दिया जाता था कि आपको इतने करोड़ इकट्ठा करना है, आपको इतने करोड़ इकट्ठा करना है। 2007 में सत्ता मिली और 2008 में पहला ही जन्मदिन मतलब आर्थिक सहयोग दिवस विवाद में पड़ गया। उस समय बीएसपी के एक एमएलए होते थे, नाम था शेखर तिवारी। विधायक जी ने ठानी की बहन जी को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा देना था नकद, तो बड़े तोहफे की व्यवस्था भी किसी बड़े आदमी से करनी थी। आदमी की पहचान कर ली गई, मनोज गुप्ता, पद था पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर, यानी मायावती सरकार के मुलाजिम। 23 दिसंबर की रात विधायक शेखर तिवारी और अय्या शहर के गेल इंडिया लिमिटेड के गेस्ट हाउस में अपनी टीम के साथ घुस गए। विधायक और उनके समर्थकों ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर मनोज गुप्ता का अपहरण कर लिया। मनोज गुप्ता के परिवार ने बताया कि बीएसपी विधायक उनसे 50 लाख रुपए की रकम मांग रहे थे। आर्थिक सहयोग नहीं मिला तो इंजीनियर को एमएलए के समर्थकों ने इतना मारा कि मौत हो गई। पुलिस केस होना ही था, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने एफआईआर में शेखर तिवारी का नाम तक नहीं लिखा था। माया राज की माया ही अलग थी। साल 2010 में एक रैली हुई, इसमें मायावती को नोटों की माला से लाद दिया गया। उनके गले में जो माला डाली गई उसमें 21 लाख रुपए गूंथे गए थे। मायावती का ये धन वाला हार विवादों की बौछार बन गया। उसका नुकसान उनको ये हुआ, उनकी छवि को ये नुकसान हुआ कि विपक्ष को मौका मिला कि वो धन बटोरने का एक एक्सरसाइज है, एक धन बटोरने की कार्रवाई है जो अपने जन्मदिन के बहाने करती हैं। और जनता में भी इसका संदेश यही गया कि वो जन्मदिन के बहाने जो है पैसे इकट्ठा करती है। हालांकि मायावती की तारीफ इस बात को लेकर भी होती रही कि मायावती के काल में कानून व्यवस्था का बुरा हाल नहीं रहा, और इसकी बड़ी वजह यह थी कि उनकी निर्णय क्षमता मजबूत थी। मायावती जी के कार्यकाल की भी सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो यही कही गई कि कानून व्यवस्था सुधार दी उन्होंने। आज फिर इस कार्यकाल के लिए एक तो मौजूदा सरकार भी कहती है फर्क साफ है, और ये कहा जाता है कि इस समय लॉ ऑर्डर बेहतर है। आपका लॉ ऑर्डर बेहतर था या ये? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर आप तब कहेंगी जबकि लोग सुरक्षित हों। अगर महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, जिस प्रदेश में जो 50% से ज़्यादा हैं, अगर हर 2 घंटे में उनके साथ में एक महिला के साथ में दुराचार और बलात्कार हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से ठीक हुआ? हर फैसला माया का फैसला, यही माया सरकार की पहचान रहा। मायावती के बंगले पर अधिकारियों की पेशी हो या विधायकों की सभा, नियम कायदे सब बहन जी के फॉलो करने पड़ते थे। मायावती एक मजबूत नेता थी, इसे लेकर कोई दो राय नहीं। सरकार चलाने के लिए चाहिए होती है नौकरशाही, और नौकरशाही के मन में मायावती का खौफ था। इसी तर्ज पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया। पहले आबकारी नीति 1 साल की थी, लेकिन मायावती ने 2008 में इसे 2 साल का कर दिया। दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मायावती। वो दलितों, शोषितों, वंचितों की बात करती थी, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते थे और अमीरी के प्रदर्शन के आरोप भी लगते थे। मायावती आरोपों की परवाह कभी नहीं करती थी। उनके राज में कानून व्यवस्था तो काफी बेहतर हुई, लेकिन विकास का एजेंडा थोड़ा सा दब गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2007 से 2012 तक एक ही नाम छाया रहा, मायावती। उनकी राजनीतिक हनक एकदम अलहदा रही। अपने साथियों को एक पांव पर खड़ा रखती, यहां तक कि मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली भी माया की शरण में आते ही मौन साध लेते थे। मुस्लिम नेताओं को मायावती ने जोड़ा था। मुख्तार अंसारी तो खुद उनके भाई को उन्होंने एमपी बनाया, अफजाल अंसारी को। बड़े लोग बड़े शौक वाली कहावत तो आम है, सच तो राम ही जाने, लेकिन यही बात मायावती के लिए भी कही थी अमेरिका वालों ने। विकीलीक्स याद है, जिसके जरिए जूलियन असांज ने बड़े बड़े राज खोले थे। उसी में दावा किया गया था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने मायावती पर नजर रखी थी। विकीलीक्स ने 23 अक्टूबर 2008 की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक की।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास रिपोर्ट थी कि मायावती की पसंदीदा ब्रांड के सैंडल लाने के लिए एक विशेष विमान मुंबई रवाना किया गया। इसी रिपोर्ट में जिक्र था कि मायावती ने अपनी सुरक्षा में खाना चखने वाले गार्ड्स तैनात किए। उनके चखने के बाद जब ये तय कर लिया जाता है कि खाना जहरीला नहीं है, तभी मायावती खाना खाती हैं। इसी रिपोर्ट में लिखा गया कि मायावती ने अपने मंत्री को मामूली सी बात पर उठक बैठक कराई। इधर मायावती की मनमर्जियां वाली सरकार चल रही थी, उधर मुलायम सिंह की उम्र ढल रही थी। मायावती अपने दलित धरोहर को मजबूत करने के लिए दलित प्रेरणा स्थल बनाने में जुटी। मुलायम सिंह अपने सियासत को अगली पीढ़ी की विरासत बनाने की तैयारी में जुटी। मायावती लाल पत्थरों का स्मारक बना रही थी। मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी की लाल रंग वाली टोपी को नया चेहरा दे रहे थे। दो सियासी तूफान एक साथ आकार ले रहे थे। मायावती अपने पहले कार्यकाल से ही इस बात पर आमादा थी, इस बात को उन्होंने एजेंडे के तौर पर लिया था कि देश भर के दलित आइकॉन की मूर्तियां लगानी है, लेकिन साथ ही अपनी और कांसीराम की भी मूर्तियां लगानी है। और उन्होंने खुलेआम कहा कि भाई मरने के बाद कौन याद करता है। 27 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने अखिलेश यादव अब 36 साल के हो गए थे। साल था 2009। इसी साल हुए आम चुनाव। अखिलेश यादव लाल टोपी पहनकर मैदान में उतर गए। अखिलेश यादव ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी प्रचार की कमान संभाली। लोगों को लगा कि अखिलेश यादव भी तो बेटे ही हैं और वो जिसे हम परिवारवाद की बात करते हैं, डिनेस्टी की बात करते हैं, उसका असर होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने उस जो परंपरा थी, जो राजनीतिक विरासत थी, उसको आगे बढ़ाया। 2009 के आम चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज और फिरोजाबाद से चुनाव में उतरे। दोनों सीटों पर अखिलेश को जीत मिली। 2009 के आम चुनाव में बीएसपी को 20 सीट मिली, लेकिन अखिलेश की मेहनत का रंग कहिए कि समाजवादी पार्टी 23 सीट जीतने में कामयाब रही। अखिलेश यादव यूपी की धरती पर समाजवादी पार्टी का नया चेहरा बनकर उभरे। 2009 के चुनाव में वो अपनी राजनीतिक क्षमता साबित कर चुके थे। मायावती भले ही सर्वजन हिताय वाली बात करती थी, लेकिन सरकार बनने के साथ ही बहुजन हिताय वाली राजनीति को लेकर ही जमीन पर उतरी। सरकारी खजाने से करोड़ों की रकम दलित प्रेरणा स्थल के लिए खर्च कर दी गई। नोएडा में 82 एकड़ जमीन पर दलित प्रेरणा स्थल बना। लाल पत्थरों की मीनारें सज गईं। लोग कहते हैं कि माया का मूर्ति प्रेम ही था कि उन्होंने अपने हाथों अपनी मूर्तियों का भी उद्घाटन कर दिया। महीना था अक्टूबर 2011। दलित प्रेरणा स्थल बुनियाद रखे जाने के साथ ही विवादों में आ गया। इस स्मारक में 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा था। तो पत्थर जहां से राजस्थान से आया, कहां से आया, कैसे आया, मूर्ति बनाने का जो ठेका जिनको दिया गया वो कौन लोग थे, तो इन सबको लेकर के बहुत सारे आरोप लगे। उत्तर प्रदेश की जनता के मन में माया की इमेज थी गुंडागर्दी मिटाने वाली नेता की, लेकिन बार बार लगते भ्रष्टाचार के आरोप इमेज पर असर डालने लगे। उस समय ऐसे आरोप लगे थे कि उसके पूरे निर्माण कार्य में जितने धनराशि का काम होना था उससे कहीं ज़्यादा धनराशि का काम हुआ, जिसके लिए जो एक प्रॉपर अप्रूवल लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया, जिसके बारे में फिर शिकायतें हुई और जांच भी बैठी। तो भैया यूपी में 5 साल टिके रहने वाली पहली मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा होने के कगार पर आया। विरोध में अखिलेश नाम का युवा चेहरा था। अखिलेश ने ही मायावती पर उत्तर प्रदेश को पत्थर प्रदेश बनाने का आरोप लगाया। यूपी में वर्चस्व की नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई। फिर आ पहुंचा 2012 का विधानसभा चुनाव। मायावती की सत्ता अवसान पर थी और समाजवादी पार्टी की जो सियासत थी वो उफान पर थी। समाजवादी पार्टी को एक नया नेता मिला, युवा नेता अखिलेश यादव, यानी कि मायावती ने जिन्हें हराया, सत्ता से बाहर किया, उनके पुत्र से अब उन्हें नई टक्कर मिलने वाली थी। मायावती को बचानी थी अपनी सत्ता और अखिलेश यादव के लिए गंवाने को कुछ था नहीं, जो होता वो हासिल ही होता।
बस इसी के साथ छिड़ गया यूपी में 2012 का संग्राम। दो 2012 का चुनाव अभी कुछ महीने दूर था, लेकिन समाजवादियों में जोश भरपूर। इस जोश की वजह थे समाजवादी पार्टी का नया चेहरा, मतलब अखिलेश यादव। साल 2011 के सितंबर का महीना था, भरपूर सियासी गर्मी थी, क्योंकि इसी महीने की 12 तारीख को लखनऊ शहर के विक्रमादित्य मार्ग से समाजवादी पार्टी के रंग में रंगा एक रथ निकला। इस रथ पर सवार थे भविष्य में नेताजी मुलायम सिंह की विरासत संभालने वाले नए नेताजी। रथ यात्रा शुरू हो गई, उसे नाम दिया गया समाजवादी क्रांति यात्रा। रथ समाजवादियों की भीड़ से घिरा रहता, हर तरफ लाल लाल दिख रहा था। जुबान पर जोशीले नारे थे, एक आवाज आती कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, फिर हजारों एक साथ बोल पड़ते बेईमानों का राज बदल दो। फिर भीड़ से आवाज आती, जिसने कभी न झुकना सीखा, उसके पीछे हजारों कहने लगते, उसका नाम मुलायम। रथ पर खड़े अखिलेश ये देख मुस्कुराते और अपने भविष्य का अंदाजा लगाते। प्रदेश के लिए नए नवेले नेता अखिलेश यादव ने रथ से मायावती के खिलाफ तीखे शब्दों में मोर्चा खोल दिया। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि पैसे की किस तरीके से बर्बादी हुई है। जिस पैसे से सड़क बन जाती, इलाज का इंतजाम हो जाता, किसानों को सस्ती खाद मिल जाती, उस पैसे के हाथी लग गए। जिन्ना में मुखंदी ने अपनी मूर्ति लगा दी। तो आप सवाल ये है कि जनता का पैसा लूटा, जनता को अपमान किया। अखिलेश यादव तैयारी कर रहे थे जीत की, लेकिन मायावती अभी चुनाव प्रचार से महीनों दूर थी। 2012 के फरवरी महीने की पहली तारीख को मायावती ने सीतापुर की रैली से प्रचार शुरू किया। इसी तरह बीजेपी की प्रचार कमान संभाली उमा भारती सरीखे पुराने नेताओं। कांग्रेस के प्रचार में सोनिया गांधी भी। तब तक अखिलेश का रथ यूपी में धूल उड़ाता, भीड़ जुटाता, हजारों किलोमीटर तय कर चुका था। हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति के लोगों से अखिलेश ने कहा, मत नहीं बहुमत दीजिए, और जनता ने अखिलेश की सुनी। समाजवादी पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला, 224 सीटें। बीएसपी 80 सीटों पर सिमट गई, बीजेपी 47 तक ही पहुंच पाई, कांग्रेस को 28 सीटों से संतोष करना पड़ा। अब अखिलेश ने अपना विजय पथ तो बना लिया, लेकिन उनके रास्ते में उनका अपना कुनबा खड़ा था। चाचा खड़े थे, बाहुबली खड़े थे, और दबाव बनाने वाला गुट खड़ा था। क्या हुआ इसके आगे? सरकार में ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे, आप देखते रहिए। आज आप देख रहे हैं सरकार। 2012 में अखिलेश यादव की मेहनत ने समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता के द्वार खोल दिए। जीत से अति उत्साहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ को अखिलेश भैया के नारों से पाट दिया। अब सवाल यह उठने लगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पुराने वाले नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव या नए वाले नेताजी यानी अखिलेश यादव। तब चाचा राम गोपाल ने एक ऐसा प्लान बनाया, एक ऐसी योजना बनाई कि मुलायम सिंह यादव भी तैयार हो गए और शिवपाल यादव भी हाथ मलते रह गए। सयाने कह गए कि हर लड़ाई की जड़ जोरू और जमीन है, लेकिन अब यूपी में जो लड़ाई छिड़ी उसकी जड़ एकदम अलग थी। उसकी जड़ थी सत्ता पर अपना अधिकार जमाना। सवाल भ्रष्टाचार का है, बहुत बड़ा है, इसलिए भ्रष्टाचार पे चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे कांग्रेस है, उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने सरकार बर्खास्त करी तो दिल्ली से लेके लखनऊ तुम्हारी जनता करेगी तुमको बर्खास्त, बता दे रहा हूँ आपको। इसी बात पर समाजवादी पार्टी में कलह शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी चौथी बार सत्ता तक पहुंची, लेकिन इस बार सीएम की कुर्सी के कई दावेदार थे। मुलायम सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बनते तो मायावती की बराबरी कर सकते थे, रिकॉर्ड बना सकते थे। शिवपाल यादव मुलायम सिंह के बाद खुद को नंबर 2 मानते थे। अखिलेश यादव, उनकी मेहनत से समाजवादी पार्टी सत्ता तक आई थी। इस मामले पर अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव बड़ी बारीकी से हर चीज पर नजर रखे थे। पहले बहुत सारे लोगों को
पार्टी ने निष्कासित कर दिए हैं। माननीय नेताजी के आदेश के बाद भी ये निष्कासन वापस किया जाए। उन्होंने ऐसा दांव चला कि भीतर कुछ लोगों की नाराजगी के बाद भी अखिलेश यूपी के सीएम बने, या यूं कहें उन्हें बनना पड़ा। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं तेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वही वादे जो रथ की छत पर खड़े होकर किए थे, लैपटॉप देंगे, कन्याधन के तहत पैसे देंगे। अखिलेश यादव सरकार ने काफी काम किया। ये नहीं है कि पूरे ही काम हो गए, बहुत सारी घोषणाएं होती हैं। अखिलेश ने कहा था कि सरकार बनी तो 25 से 40 साल के युवाओं को 1000 रुपए हर महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उस समय प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 63 लाख से अधिक थी। भत्ता मिला सिर्फ 11,74,000 को, पर साल भर के भीतर भीतर अखिलेश ने लैपटॉप बांटने की शुरुआत भी कर दी। कहावत है कि राजनीति में फैसले लेना ही किसी नेता की ताकत दिखाता है, लेकिन फैसलों के मामले में चर्चा यही रही कि उत्तर प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। अखिलेश का आधे से ज्यादा कार्यकाल इन्हीं चुनौतियों से जूझते हुए बीता। अब इसमें तो यही हम कह सकते हैं कि बाहर के प्रदेश के आए हुए नेताओं से बचाओ प्रदेश को। अब ये तो नेताजी ने पूरी बात कही दी है। अब पीड़ा नहीं देना चाहिए, नई पीढ़ी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती आई 2013 के अंत में। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया था कि गांधीनगर से गुजरात चलाने के बाद दिल्ली से देश चलाना है और कांग्रेस सरकार का बस्ता बंधवाना है। देश को जोड़ने वाली राजनीति चाहिए। भाई से भाई को जोड़े, संप्रदायों को जोड़े। हम भारत मां के 125 करोड़ संतान मिलजुल करके भारत मां का भला करे, ये हमारा दिल्ली का हाईवे यूपी की गलियों से ही निकलता है, तो मोदी ने भी यूपी में प्रचंड प्रचार का अलग फूंक दिया। आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी राजनीति का केंद्र बन गया। नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की राजनीति की लहर चलानी शुरू कर दी। अखिलेश यादव के सामने चुनौती थी 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना करिश्मा दिखाने की। मोदी के यूपी आने से राजनीति के नए युग की शुरुआत हो गई। जात वाली जमात वाली राजनीति बीते दिनों की बात हो गई। मोदी ने जो कह दिया वही जनता के मन की बात हो गई। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप ही की ताकत के बदौलत, आप ही की ताकत के बदौलत ये देश जीतने वाला है, ये देश ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला है। ये नई चुनौती बनकर उभरी कि उनके अपने प्रदेश में वाराणसी जैसा महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का शहर अब उत्तर प्रदेश का एक केवल मात्र शहर ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री का चुनावी क्षेत्र बन गया था। 2014 के चुनाव में प्रदेश की सरकार में बैठी समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 लोकसभा सीटें ही जीत पाई। मोदी की लहर अखिलेश के जादू पर कहर बनकर टूटी।
2012 से ही लगभग चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश के बीच संगठनात्मक और टिकट को लेके एक हल्का सा एक शुरुआत हो गई थी। अगला विधानसभा चुनाव 3 साल से भी कम दूरी पर था और अखिलेश के कुंबे में कलह के मंच सजने लगे। दो 2014 में बुरी तरीके से हारे और अब आगे था विधानसभा चुनाव 2017 का। अखिलेश यादव ने अपने सरकार की परियोजनाओं को लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे दिखाया, पुलिस और एम्बुलेंस का आधुनिकीकरण दिखाया। लेकिन समाजवादी कुनबा जो था वो अपनी कलह के दलदल में फंसा हुआ था। अखिलेश यादव एक आज्ञाकारी बेटे, एक धैर्यवान भतीजे के तौर पर अपने किरदार को निभाते निभाते जैसे थक से गए थे। उन्होंने ठान लिया कि अब पार्टी में सबसे शक्तिशाली नेता बनना है। आदमी सम्मान में झुकता है तो कुछ लोग उसकी कमर तोड़ने पर आमादा हो जाते हैं। अखिलेश को भी शायद यही लगने लगा था। हद टूटी तो ऐसी टूटी कि मर्यादा तार तार हो गई। चाचा भतीजे में मंच पर ही आर पार हो गई। देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कहावत है कि बासी कढ़ी में उबाल आए तो चूल्हा अपना ही बुझता है। चाचा शिवपाल तेवर में आए तो युवा अखिलेश भड़क गए। यहाँ तक कि शिवपाल को पार्टी से बाहर जाना पड़ा। समर्थकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। अखिलेश दिखा तो विकास रहे थे, लेकिन जनता ने चाव से देखी कुंबे की लड़ाई। हर फैसले के लिए चाचा और पिता के आदेश का इंतजार करते थे, लेकिन कलह के बाद अखिलेश बदल गए। चाचा को पार्टी से निकाला, पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव, जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश ने पार्टी की छवि बदलने की कोशिश की। बाहुबलियों की एंट्री पार्टी में बंद की, अतीक अहमद को जेल में डाला, अमर सिंह को पार्टी से दूर कर दिया। अखिलेश 2017 से पहले पार्टी का चेहरा साफ सुथरा करने में जुटा। याद होगा आपको कि जब डीपी यादव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बाहुबली नेता हैं, पहले मुलायम सिंह जी के भी साथ रहे और भी तमाम पार्टियों में रहे, वो दोबारा समाजवादी पार्टी में आने की कोशिश कर रहे थे और लगभग उनका आना तय हो गया था। और ये खबर जैसे छपी उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया कि डीपी यादव जैसे नेताओं की, जैसे लोगों की समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है। अखिलेश ने विद्रोह किया तो बाकी सारे दिग्गज धाराशायी होते गए। उन्हें सबसे ज्यादा ताकत तब मिली जब चुनाव आयोग में उनके धड़े को जीत मिल गई। परिवार समेत पार्टी में छिड़ी इस लड़ाई में एक तरफ अखिलेश, राम गोपाल तो दूसरी तरफ मुलायम, शिवपाल और अमर सिंह जैसे नेता थे। इस खेमे पर जीत ने अखिलेश की छवि को बदल दिया। अखिलेश यादव ने घर जीत लिया, पार्टी जीत ली, लेकिन अब राज्य फिर से जीतने की बारी थी। और अब उनके सामने पारंपरिक रणनीति वाली मायावती नहीं थी, बल्कि सियासत में आधुनिक रणनीति वाले नरेंद्र मोदी थे। अखिलेश यादव ने कैसे की तैयारी दिखाएंगे। सरकार में 2017 में जब चुनाव हुए तो दो पार्टियों के लिए बहुत अहम रहे। एक तो अखिलेश यादव जो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी की सत्ता किसी तरीके से यहाँ पर बनी रहे, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो कि चाहते थे कि जो लोकसभा चुनाव में करिश्मा नजर आया है वो उत्तर प्रदेश में भी उनकी छवि के साथ जोड़ा जाए। बीजेपी के पास उस समय कोई सीएम का चेहरा नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी की ताकत को समझते थे, उस छवि की ताकत को समझते थे। इसीलिए उन्होंने चुनावों से पहले एक अलग तरह की इंजीनियरिंग पर भरोसा किया। एक से भले दो,
अखिलेश ने इसी मंत्र पर भरोसा जताया। 2017 में अखिलेश चुनाव में उतरे तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया। हालांकि मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के साथ जाने के पक्ष में नहीं थे। आप जानते हो समाजवादी रहे हो, समाजवादी सरकार में खट्टा मीठा दोनों ही साथ होंगे। पार्टी में अब अखिलेश की चलने लगी। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और प्रदेश में नारा गूंजने लगा, यूपी के लड़के। देखिए, जैसे जब गंगा और यमुना एक साथ आते हैं तो सबके सब सवाल खत्म हो जाते हैं। संगम में कोई सवाल नहीं होता है। हमने यूपी के युवा को अपॉर्चुनिटी दी है। ये जो ताकतें हैं जो समाजवादी पार्टी को कमजोर कर करके और जो प्रदेश और देश को क्रिमिनल रास्ते पे ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है। नेताजी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, हम लोग हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। यूपी के सामने दो विकल्प थे, या तो अखिलेश या फिर बीजेपी, या कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। उन्होंने पुलिस को काम में लगाया था, अपनी पार्टी के लोगों को काम में लगाया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का विरोध करने की ताकत रखने वाले कौन कौन लोग हैं, उनकी सूची बनाओ। अखिलेश को उम्मीद थी कि कांग्रेस का साथ मिला तो प्रदेश के कुछ ब्राह्मण, कुछ पिछड़े और कुछ मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। नतीजे आए तो यूपी ने कह दिया कि उसे यूपी के लड़कों का साथ नहीं, मोदी का साथ पसंद है। दो 2017 के चुनावों में बीजेपी गठबंधन को 403 सीटों में से 325 सीटें मिली। बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले 312 उम्मीदवार जीते। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को मात्र 54 सीटें मिली। 19 सीटें बीएसपी, 5 सीटें दूसरे दलों के खाते में गई। जनता ने इशारा कर दिया कि मोदी जिसे सीएम की गद्दी पर बैठा देंगे वो मंजूर। अब प्रश्न बीजेपी के सामने था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 2017 में यूपी में योगी युग का सूत्रपात हो गया। उन्हें एक फोन कॉल आया और कहा गया कि आप यूपी के सीएम बनने वाले। किसका था यह फोन कॉल और कैसे सबको चौंकाते हुए योगी आदित्यनाथ बन गए उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, दिखाएंगे सरकार के अगले अध्याय में। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।